मैं दिनेश गौतम हाजिर हूं लेकर अड़ी। और सवाल यह है कि 17 जून 2026 को भोजपुर के बिलौटी में जो हुआ वो पुलिस की तरफ से आत्मरक्षा में उठाया गया जरूरी कदम था या कोल्ड ब्लडेड मर्डर, जैसा अश्विनी चौबे इसे कहते हैं। वहां पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई वो उन अपरिहार्य परिस्थितियों में उठाया गया आवश्यक कदम था या जाति देखकर मारी गई गोली। ये विषय बड़ा होता जा रहा है, ये मुद्दा पूरे देश में लोगों के बीच में डिस्कस हो रहा है और इस पर हम आज डिबेट करेंगे। वो लोग जो इस मुद्दे में जरूरी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ चर्चा होगी और वो जिन्होंने इस महकमे को वर्षों वर्ष तक ऊपर के बड़े पद में रहते हुए संभाला है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले इससे जुड़ी कुछ खबरें आपको बता देता हूं। आज की ये बड़ी खबर और उससे जुड़ा हुआ ये अपडेट, भरत तिवारी एनकाउंटर पर बिहार में गुस्सा है। आरा के बिलौटी गांव में आयोजित हुई महापंचायत में प्रशांत किशोर भी हुए शामिल। महापंचायत में भरत तिवारी एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की गई है। इंसाफ नहीं मिलने पर आगे और बड़ी मुहिम चलाए जाने का ऐलान किया गया है। यह महापंचायत के समय की तस्वीरें हैं। प्रशांत किशोर भी इसमें शामिल हुए और इसके पहले खेसारी लाल यादव भी यहां पहुंच चुके हैं। यह मामला लगातार बड़ा बनता जा रहा है। सियासत वाला एंगल तो खैर इसमें है ही, लेकिन जाति वाला एंगल भी अब बहुत बड़ा होता जा रहा है। अगड़ा बनाम पिछड़ा भी इस मुद्दे को लेकर होता जा रहा है। तो यह मुद्दा जो है ये आज बहुत प्रासंगिक है उन तमाम बिंदुओं को लेकर जो बहुत पहले से हमारे समाज में उठाए जाते रहे। एक बार फिर से वो बड़े मुखर हो गए हैं। एक तो एनकाउंटर की आवश्यकता, किन परिस्थितियों में एनकाउंटर किया जा सकता है, कब एनकाउंटर किया जा सकता है, क्या एनकाउंटर ज्यादातर फेक होते हैं, क्या राजनीति से प्रेरित होते हैं, क्या उसके पीछे एजेंडा होता है, क्या उसके पीछे जाति भी देखी जाती है। इस तरह के मामलों में अगर पुलिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत कभी कुछ आवश्यक समझती है और कदम उठाती है तो क्या उसमें अनावश्यक राजनीति की जाती है, अनावश्यक पॉलिटिकल इंटरवेंशंस होते हैं। यह हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों के साथ चर्चा भी होगी। लेकिन पहले जरा कुछ एक चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि एक पर्सपेक्टिव मिले जिस पर हम आज बातचीत करेंगे। भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर बड़ी महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ कई ब्राह्मण और दूसरे जातीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। यहां पर वो तस्वीरें देख रहे हैं और साथ में जरूरी जानकारी हम आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी यहां महापंचायत में पहुंचे और परिवार के समर्थन में वो भी खड़े हुए दिखाई दिए। महापंचायत से 4 प्रमुख मांगें सामने आई हैं। पहली तो यह कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए और यह जांच सीबीआई से होनी चाहिए। दूसरी, एनकाउंटर के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तीसरी, पीड़ित परिवार को उचित कॉम्पनसेशन मुआवजा मिलना चाहिए। और चौथी, परिजनों और समर्थकों पर दर्ज सभी मामलों को वापस लिया जाना चाहिए। महापंचायत से ये बातें सामने उभर कर आई हैं। इस खबर से जुड़ा हुआ एक और पहलू आपके सामने रखता हूं। भरत तिवारी के परिवार का क्या बयान सामने आया है। मां ने कहा है मेरा बेटा गरीबों का मसीहा था। भाई ने कहा इंसाफ के लिए मैं अब दिल्ली जाऊंगा। मां कह रही है कि मेरा बेटा गरीबों का मसीहा था और भाई ने ऐलान किया है कि अपने भाई के इंसाफ के लिए अब मैं दिल्ली कूच करूंगा। बेटा कैसे प्रवृत्ति क्या कर बहुत अच्छा रहा। समाज सेवा करती है, गरीब को मसीहा झगड़ा पुलिस को कौन बात करती है, समाज सेवा कर क्या मांग रहे होंगे। मांग रहे तीन काम भाई। जौनिया गाँव भेजा माटी बसता 1.5 किलोमीटर वजह से माटी भरवावे के थी। आए वो रहे कि नेता माने झूठा देखे भूल के कि माने हर काम करेंगे, अब काम नहीं करते, काम होके के चाहिए। आए वो काम रहा है कि उनका मोबाइल माने हम कोनो बात हो जाए
हमारे माता पिता माता से मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल में पुलिस से मिली। उनसे नहीं कीजिए। भैया के 12वीं के बाद मैं दिल्ली तक जाऊंगा। जो प्रशासन मारा है उसको फांसी होना चाहिए। जितना इसमें जुड़े हुए हैं जीवन आजीवन कारावास होना चाहिए। सरकार के खिलाफ तो गुस्सा है ही। लोग ये कह रहे हैं कि अगर भरत तिवारी अपराधी है तो हम भी अपराधी हैं। अगर हथियार उठाने से अगर समस्या का समाधान निकलता है तो लोग ये कह रहे हैं कि हम भी हथियार उठाएंगे। और यहाँ पर एक भरत तिवारी नहीं, हजारों और सैकड़ों की संख्या में भरत तिवारी है। भारत एनकाउंटर पर घिरी सम्राट सरकार दिखाई दे रही है। सम्राट सरकार में बेगुनाहों पर जुल्म हो रहा है। तेजस्वी ने कहा है कि ये ठोक दो सिस्टम है और इंसाफ के लिए सीएम का घेराव करेंगे। ये प्रशांत किशोर का कहना है। तरीके से स्पष्ट है कि भाई फेक एनकाउंटर हुआ है और ये पूरा प्रशासन जो है फेल हो चुका है। सम्राट चौधरी जी से बिहार नहीं संभल रहा है। निर्दोषों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, छात्रों पर लाठी चलाई जा रही है। ये किसने आदेश दिया है गोली चलाने का? ये जांच होनी चाहिए। 15 दिन के अंदर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग सम्राट चौधरी से मिलने उनके घर जाएंगे, पटना जाएंगे, जरूरत पड़ी तो उनका घेराव करेंगे। देखिए, मुझे लगता है राज्य सरकार ने खुद पहल की है। दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का जो संकल्प सम्राट जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का दिख रहा है, मुझे लगता है धैर्य के साथ राज्य सरकार के फैसलों का इंतजार करना चाहिए। तो इसमें देखा आपने किस किस तरीके की आवाजें सामने आ रही हैं। जेडीयू ने कहा है धैर्य के साथ इस मामले में, ये पूरा मामला जांच के बाद कल्मिनेट किधर होता है उसका इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन आप इधर देख रहे हैं, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के कई प्रमुख चेहरे, अश्विनी चौबे उसमें शामिल हैं, मिथिलेश तिवारी उसमें शामिल है, मंगल पांडे उसमें शामिल है। उन्होंने क्लियर कट ये कहा है कि गलत हुआ है, इसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर तक बताया गया और इस पूरे घटनाक्रम पर जातीय राजनीति भी जमकर हो रही है। अगड़ा बनाम पिछड़ा लड़ाई वाला रंग इस मामले को मिल गया है। इसको भी जरा समझने की कोशिश कीजिए। जाति को लेकर जो सेंसिटिविटीज बिहार में हैं, वैसी अन्यत्र तो बिल्कुल दिखाई नहीं देती। यहां सबसे ज्यादा दिखाई देता है ये मामला। तो फिर यहां इस तरह के मामले में क्या संवेदनशीलता और क्या बयान और काउंटर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। एनकाउंटर पर अगड़ा पिछड़ा हो रहा है। भरत तिवारी क्योंकि ब्राह्मण थे इसलिए जातीय चर्चा बढ़ गई है। यहां ब्राह्मण के संगठनों ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने, विपक्ष ने भी यह कहा है कि कार्रवाई में जातीय भेदभाव दिखाई दे रहा है। पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति होता तो प्रतिक्रियाएं अलग होती। विपक्ष यह कह रहा है मामला कानून व्यवस्था से ज्यादा जातीय बहस तक इसीलिए पहुंच गया है क्योंकि भरत तिवारी ब्राह्मण थे और ब्राह्मण संगठनों से लेकर विपक्ष तक का यह कहना है कि इस पूरे मामले में यह बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहां यह जो कार्रवाई की गई है वो इसलिए की गई है क्योंकि जिसके खिलाफ यह कार्रवाई की गई वो एक जाति विशेष से ताल्लुक रखता था। हमारे साथ आरा के बिलौटी गांव से हमारे संवाददाता रुपेश कुमार जुड़ गए हैं, जो लगातार आप तक पूरे दिन इस मामले के संदर्भ में अपडेट पहुंचाते रहे। इसके अलावा हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, वो भी आपको स्क्रीन में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। उनका भी आपसे परिचय करा देता हूं। सत्यप्रकाश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर पद्मा ओझा हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि जेएसपी की जन स्वराज पार्टी की प्रवक्ता हैं। एजिया यादव आरजेडी की तरफ से बात रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। निर्मल कौर जो कि डीजीपी रही हैं झारखंड की, वो भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन पहले रुपेश के पास। रुपेश, आपने क्या महत्वपूर्ण बातें इस दौरान नोट की? देखिए, इस समय मतलब राज्य के चुनाव हो चुके हैं तो पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज अचानक जो जातीय एंगल खोज लेती हैं, वैसा उसका कोई तात्कालिक कारण समझ में नहीं आ रहा है। जाति जो इस मामले में देखी जा रही है वो उसको लेकर जो लोग कहते हैं कि यह है बिल्कुल जातीय मामला, क्या तर्क देते हैं? देखिए, जातिवाद और इस मामले में इतना ही फर्क है कि बयान जो दिए जा रहे हैं, जो लोग बयान दे रहे हैं, जिनके चेहरे हैं वो कुछ जातियों के हैं। लेकिन अगर आप इस गांव में आएंगे, जो लोग जुटे हैं उनकी कोई जाति नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है, कोई जातीय संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं। जो संगठन के रूप में आंदोलन कर रहे हैं, हो सकता है उनकी पहचान हो कि ये फला संगठन से जुड़ा हुआ है। जो चेहरे हैं उनका हो सकता है कि ये फला जाति का चेहरा है, ये मिश्रा जी हैं, ये वर्मा जी हैं या फिर ये मंडल जी हैं। लेकिन अगर आप इस गाँव में आएंगे, जो आज महापंचायत हुई, यहाँ पर जो लोग जुटे हुए, अभी भी देखिए, अभी भी सैकड़ों की संख्या में महापंचायत समाप्त हो गई है। लेकिन ये सिर्फ
जो मुद्दे थे, जो मसले थे, जो मसाइल था, उनको लेकर के है। यहाँ जो मैंने महसूस किया सुबह से, यहाँ ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, यहाँ हर जाति और धर्म से जुड़े हुए लोग दिखे, लेकिन इसको एक जातीय रंग देने की भी कोशिश हो रही है कि ये चूंकि अगड़े थे इसलिए अगड़े ज़्यादा बयानबाजी कर रहे हैं। क्या कहें इस पे हम? इस पे तो कुछ नेता ही कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं लोग को जो सूट करेगा ये जाति के बारे में बात करना। हजारों सालों से जाति चली आ रही है, सब एक साथ रह रहे हैं, और दिक्कत जो जाति के बारे में बात कर रहा है वो सिर्फ नेता ही है। पब्लिक को कोई मतलब नहीं है जाति से, पब्लिक को अपने डेवलपमेंट से मतलब है, अपने विकास कार्यों से मतलब है, और समाज में सौहार्द कैसे बना रहे। भरत तिवारी को यहाँ के लोगों के मुद्दे सरोकार, जो लोगों का जिन मुद्दों से होता है उन मुद्दों को उठाने वाले व्यक्ति के तौर पर देखते थे। न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहेंगे कि आपका चैनल एकदम सच को दिखाता है, और सर आप सबसे प्रार्थना है मेरा कि इस न्यूज़ को भी आप लोग सच तरीका से दिखाइए, और एक समाज सेविक, एक देशभक्त के लिए आप सब भी लड़ाई लड़िए सर। वो निस्वार्थ भाव से हम सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए सर आप सब भी इसका लड़ाई लड़िए, एक देशभक्त का लड़ाई लड़िए। लड़ाई लड़ेंगे, एकदम लड़िए। कुछ आपको लग रहा है कि कुछ खास समूह, कुछ खास जाति के लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं? नहीं, जातिवाद नहीं है, यहाँ सब जाति के लोग आए हैं, इसमें जाति के बातें नहीं करना है, और हम लोग के न्याय के लिए यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, जितना दिन से मांग कर रहे हैं, और हम लोग को न्याय चाहिए, और ज़्यादा हम लोग क्या भीड़ दिखाना। न्याय मतलब क्या? न्याय मतलब सबसे पहले जो मैं आपका विषय सुन रहा था कि जो जाति सूचक सब जो यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको जानकारी होगी कि विकास दुबे भी एक ब्राह्मण थे जिनका इनकाउंटर यूपी में हुआ था। कितने रोड को जन सैलाब को देखे थे इस तरीके से रोड पे आते हुए, वो भी तो ब्राह्मण था, वो भी तो स्वर्ण था। और एक चीज नहीं है, और एक चीज कहना चाहूंगा जाति के बारे में। मीडिया भी तो ब्राह्मण ही थे ना, उनका इनकाउंटर हुआ। नहीं सुनिए ना, क्या ये भीड़ थी? क्या मीडिया लोगों के दिल में ये आग थी? क्या नहीं थी, क्योंकि वो मैटर अलग था, वो अपराधी छवि के लोग थे, लेकिन ये जो है ये उस स्तर में नहीं आते थे। लोगों की एक सवाल अगर रुपेश आप इनसे पूछ पाए तो क्या ये सब भी पूरे लोग जो यहाँ जमा हुए हैं, क्या उसको मसीहा ही देखते हैं? और अगर मसीहा है और उन्होंने जन सरोकार की आवाज उठाई थी भरत तिवारी ने, तो क्या हथियार लेकर जन सरोकार की आवाज उठाने को, अवैध हथियार लेकर जन सरोकार की आवाज उठाने को वो जायज मानते हैं? अच्छा, आप एक बात बताइए कि भरत तिवारी कहा जा रहा है भगत सिंह हैं, कोई कह रहा है चंद्रशेखर आज़ाद हैं, कोई कह रहा है गरीबों के मसीहा थे। आपको लग रहा है कि वो मसीहा थे? हाँ, वो गरीबों के मसीहा थे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा काम यहाँ पीछे से हुआ। हम आए सिवान से। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से जी। तो आप ये बताएं कि तरीका सही था, तरीका जायज़ था? तरीका बिल्कुल जायज़ था। जब अत हो जाती, जब पानी सर से ऊपर हो जाता, तो हर साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करना पड़ता है। आपको मौका मिले तो आप भी ये तरीका जी बिल्कुल करेंगे जी। इस मुहिम से तो इस पहली बार देश का युवा जागा है, और इतने सालों बाद जाएगा, और अगर यही मुहिम ऐसे ही चली रही तो इस देश में बदलाव बहुत नजदीक है। बदलाव के लिए हर युवा हथियार उठा ले। हथियार तो ये रुपेश में ये महत्वपूर्ण बातें यहाँ कही जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमको मौका मिला तो हम भी ऐसा करेंगे, और युवा जाग गया है, इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। और जब अति हो जाती है तब इस तरह के जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तब इस तरह के रास्ते अख्तियार किए जाते हैं। रुपेश, मैं आपके पास आता हूं, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन इस मामले में अब जरा इज्जा यादव जी के पास मैं जाना चाहूंगा, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। इज्जा यादव जी, ये क्या सरोकार को, जन सरोकारों की बात करने के ये तरीके जायज़ माने जाएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिनकी जो छवि थी वो रॉबिन हुड वाली छवि थी, लेकिन कानून की निगाहों में अपराधी थे। अगर आप भरत तिवारी की बात कर रहे हैं कि रॉबिन हुड वाली उनकी प्रवृत्ति थी, तो वो अपराधी तो थे नहीं। अगर अपराधी होते तो उनके ऊपर केसेस होते, धाराएं होती, उनके ऊपर कोई धारा नहीं थी, न अपराधी छवि के थे। वो तो एक सोशल वर्कर थे, समाज के हित में काम करने के लिए वो ब्लॉक और थाना पे जाते थे, और वहां दबाव डलवा के वो काम करवाते थे। अभी भी किसी गड्ढे को भरवाने की ही बात थी, मिट्टीकरण करने की बात थी, जिसपे कि वो अड़े हुए थे। अगर अपराधी प्रवृत्ति के होते, एनकाउंटर होता, ठीक है, लेकिन अपराधी प्रवृत्ति के नहीं थे। प्रवृत्ति आपराधिक नहीं है, लेकिन अवैध हथियार का ले जाया जाना ये जायज है। अब अगर उनके पास अवैध हथियार था, वो उसे सरेंडर कर दिए, पुलिस हथियार ले सकते थे, लेकिन इनके ऊपर जब ये अपना हथियार सरेंडर कर दिए, इनके ऊपर जब गोली चली, तब तो ये मर्डर हुआ।
इनका मर्डर किया गया, अवैध हथियार था, हथियार लेना चाहिए था, जो सजा है वो सजा देते अगर कुछ बनता है इसको लेकर के तो। ठीक है, लेकिन पुलिस ने तो सीधे गोली मार दी। ये अगर आप पुलिस पदाधिकारी से भी पूछे तो आपके नेता कह रहे हैं कि ये ठोक दो सिस्टम जो है ये अपना लिया गया है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी के पास ये बात लेकर मैं जाऊंगा। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, क्या इस तरीके का इंसाफ जो है वो लोगों को दिया जाएगा? ये तरीका होगा सरकार का इंसाफ देने का, ठोक दो वाला? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको आप एक दूसरे तरह से समझिए। अपराधी यदि पुलिस हो जाए, अपराध रोकते रोकते पुलिस अपराध करने लगे, उस पर भी कार्रवाई जरूरी है और सत्ता, व्यवस्था और जनता तीनों की नजर इस पर है। जो घटना घटी है, सभी वीडियो देखने के बाद ये सबको मत पता है कि भरत तिवारी जी के साथ जो हुआ है वो घनघोर अन्याय है। सरकार ने तुरंत न्यायिक जांच का आदेश दिया और सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उसके कांधे पे ये जिम्मेदारी है कि न्याय सबको मिले, बिना जाति, धर्म, वर्ग और किसी भी राजनीतिक विचार तो क्या जीतन राम मांझी जी को आप ये कहेंगे कि आप इस तरह के स्टेटमेंट्स मत दीजिए जो आप दे रहे हैं? अभी जांच चल रही है, सरकार अपना काम कर रही है और जीतन राम मांझी जी ने जो कहा है उसको चिराग पासवान जी ने उसका जवाब बहुत अच्छा दिया है। इसलिए आप इसको इस संदर्भ में देखिए कि जो बात बताइए सत्यप्रकाश जी कि अगर ये वीडियो सर, फिर आप संवेदनशील मुद्दे पर क्या अगर आपने कहा अब ये वीडियो सामने आ गए, इसमें दिखाई दे रहा है हकीकत क्या है, अगर ये वीडियो सामने नहीं आते तो भी क्या इस मामले में ये सब हो रहा होता? मतलब वीडियोज का सामने आकर स्थितियों को बयान करना पहले आवश्यक है, तब प्रोसीजर वो होगा जो होना चाहिए किसी के लिए। आप कह रहे हैं जांच बिठा दी गई त्वरित रूप से। आप मुझे बोलने के लिए आप सर प्लीज गो अहेड। मैं आपको एक घटना बता दूं, शायद आप नहीं जानते होंगे। सितंबर 1974 में बिहार के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी बाबू जगदेव प्रसाद को पुलिस ने गोली मार दी। वीडियो नहीं था उस समय। आज भी बाबू जगदेव प्रसाद को, जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं, उनको बिहार अपना लेनिन कहता है, उनको शहीद मानता है। और मेरी जानकारी में बाबू जगदेव प्रसाद को जिस भी व्यक्ति ने गोली मारी थी, जिस पुलिस ने, कांग्रेस के राज में उसको सजा नहीं हुई, बाद में भी नहीं हुई। आज वीडियो है, सार्वजनिक जगह पे सब दिख रहा है, टेक्नोलॉजी बता रहा है, तभी तो संदेह उत्पन्न हुआ और न्यायिक जांच का आदेश हुआ, पुलिसकर्मी निलंबित हुए और डीआईजी लेवल पर अलग जांच हो रहा है, एफआईआर अलग की गई है। इसका मतलब है कि सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है, सरकार वो पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार के प्रति गुस्सा है। तो आपने ये बताने की कोशिश की है कि पहले भी इस तरह के मामले हुए लेकिन वहां तो कुछ किया ही नहीं गया, यहाँ तो जैसे ही सामने आया है संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा रही है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, ओपनिंग रिमार्क्स आपके महत्वपूर्ण है, इस पर रिएक्शन लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पद्मा ओझा जी हमारे साथ जुड़ रही है। सुनिए, आप मुझे पूरी बात नहीं रखने दे रहे। सर आप ही से तो बात हो रही है, पूरी बात आपने रख ली है सर। मैं आ रहा हूं दोबारा। बीच बीच में आपकी बातों पे रिबटल मैंने दिया है, लेकिन बात पूरी सुनिए सर। अब पद्मा ओझा जी के पास जाने दीजिए। पद्मा ओझा जी, आपने एक महत्व, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। आपने ओपनिंग रिमार्क दिया, अभी दूसरे राउंड में आपके पास आऊंगा, एक बार में सारी बातें मत। पद्मा ओझा जी, ये क्या जनसुराज इस मामले में सियासत की गुंजाइश देख रही है, इसलिए बीच में आ गई? बिल्कुल नहीं, जनसुराज ऐसा कुछ नहीं करती है। सियासत की बात नहीं, वो मेरे ही क्षेत्र की बात है, मेरे ही विधानसभा की बात है और मैं डे 1 से ये सारी चीजें देख रही हूँ। पहला दिन जब आया उनका वीडियो तो सबने देखा, वो बोला कि गलत है, लेकिन जैसे ही उनका इनकाउंटर वाला वीडियो आया उसमें साफ देखा जा सकता है कि वो बच्चा जो है, भरत तिवारी जो है, वो यहाँ पे बता रहा है कि मैंने पिस्टल इसलिए उठाया है क्योंकि ये हमारी बात नहीं सुन रही है, न सरकार सुन रही है, न प्रशासन सुन रही है। अगर ये हमारी बात मान लिए होते तो शायद मुझे ये हथियार नहीं उठाने पड़ते। वो बच्चा 6-7 साल से प्रशासन और सरकार से वो तंग आ गया था, वो इतना फेडअप हुआ कि उसको हथियार उठाना पड़ा, उसके पास कोई चारा नहीं था। हथियार भी इसलिए उठा कि उसे लगा कि मैं दिखाऊंगा तो मतलब जब कोई चारा ना बचे तो आप ये कह रही हैं कि इसको अब सामान्य लिया जाना चाहिए। बिल्कुल, कोई चारा ना बचे तो आदमी हथियार उठा ले। देखिए, अभी मैं वीडियो देख रही थी, वहां स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं कि अगर जब कोई चारा नहीं, आपने
हथकंडा अपना लिया, रिक्वेस्ट कर लिया, सब कर लिया, और जब आप जा रहे हो न्याय के लिए तो आपके साथ गाली गलौज की जा रही है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो हमने देखा था जब भगत सिंह भी ने हथियार उठाया था, चंद्रशेखर आजाद ने भी बम फेंका था, तो आखिर वो क्रांतिकारी थे, वो उस हद तक वो गए। तो आप ये कह रही हैं कि आज जो अंग्रेजों के समय स्थितियां थी वही स्थितियां हैं, इसीलिए आप जन स्वराज लाना चाहती हैं। स्वराज्य अभी तक लोगों के पास नहीं है, आप ये कह रही हैं? नहीं आया है। आपने देखा होगा अंतिम वीडियो जो रोंगटे खड़े कर देने तो पद्मा वाले ओझा जी, हैं, क्योंकि बहुत जल्द हमको शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान महत्वपूर्ण मुद्दों पर मिल सकते हैं, और इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से एक राउंड सबसे बात कर लेना चाहता हूं। निर्मल कौर जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। निर्मल कौर जी, अधिकारी होने की हैसियत से और जो तमाम चीजें अभी तक आपके सामने आई हैं इस मामले के संबंध में, आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो इस तरह जो वीडियो आए हैं सामने, सबकी जांच होगी, न्यायिक जांच हो रही है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कोई शक नहीं। परंतु वास्तव में क्या हुआ ये तो न्यायिक जांच के बाद पता लगेगा। कुछ वीडियो पहले आए, बाद में आया, संपूर्ण जानकारी अभी सामने नहीं आई है कि किस तरह वस्तुतः क्रोनोलॉजिकली घटनाक्रम क्या था और किस काल, मतलब किस तरह से उसको पूरा एक सीक्वेंस में सेट करेगी पुलिस, या जो भी जांच की जुडिशियल इंक्वायरी भी बिठाई गई है। मैम, एक बात और आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या आज के दौर में जस्टिस के मामले में ये एनकाउंटर्स को एक क्विक फिक्स के तौर पे देखा जा रहा है क्या? ये गलत है। एनकाउंटर कोई चीज है ही नहीं न्याय में। एनकाउंटर क्या है? ये तो पुलिस और पब्लिक और फिल्मों का दिया हुआ नाम है। एनकाउंटर कुछ नहीं होता है, और अगर न्याय व्यवस्था जो है उसके तहत ही काम करना है। अगर न्याय व्यवस्था दोषी है या कमजोर है या नहीं न्याय दिला सकती, तो न्याय को बदलिए ना, न्याय व्यवस्था को बदलिए। एनकाउंटर तो गलत है। एनकाउंटर जिसको आप सो कॉल्ड एनकाउंटर कहते हैं, ऐसी कानूनी रूप से कोई चीज ही नहीं है। आत्मरक्षा में आप अपनी रक्षा कर सकते हैं उतना ही बल लगा के जितना बल ऑपोजिट पार्टी लगा रहा है, बस यही है आत्मरक्षा। वो तो आपके घर में कोई आएगा तो आपको भी वही अधिकार है। आपके घर में कोई चला आता है, आप उसको जबरदस्ती आ जाता है, तो आत्मरक्षा में अगर वो आप पे गोली चला रहा है, आप भी वापस चलाने का आपको अधिकार है। जितना बल वो लगा रहा है आपका जो अपोजिट है, तो आत्मरक्षा तो जो सेल्फ डिफेंस के रूल्स है वो सबके पास है। सेल्फ डिफेंस की जो मतलब जो चीजें आत्मरक्षा में जो भी हमने किया वो हर नागरिक के पास है, और उसी नाते पुलिस के पास भी है। पर ये एनकाउंटर कोई ऐसी चीज नहीं है। और मुझे तो लगता है अगर हमारी ढीली है न्याय व्यवस्था या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तंत्र जो है हमारा आपराधिक न्याय का जो तंत्र है वो एकदम ढीला है, ठीक नहीं काम कर रहा, तो उसको देखिए ना। ये तो सच में है कि हम कहते हैं हमने बड़े लोगों को ट्रायल पर डालते हैं। सबसे पहले आप अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ट्रायल पर डाल लीजिए, फेल करेगा पूरा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ही ट्रायल अगर आप कर ले, किस तरह से आपका मतलब इसके कई अंग है, पुलिस एक है, फिर प्रोसिक्यूशन है, फिर जुडिशरी है, तीनों अंग है, तब जाके ना किसी क्राइम से आप डील कर पाते हैं। पुलिस अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, फिर प्रोसिक्यूशन उसको प्रोसिक्यूट करेगा। एविडेंस इतना स्ट्रिक्ट लाना है कि चाहे गिल्टी आदमी छूट जाए पर इनोसेंट को सजा ना हो, तो बहुत सारे केसेस फेल करते हैं। कॉन्विक्शन रेट बहुत कम होता है, बहुत कम कॉन्विक्शन होते हैं, पर उसका जवाब एनकाउंटर नहीं है। एनकाउंटर उसका जवाब नहीं है। देखिए, विजिलेंटे जस्टिस भी होता है जिसमें कई बार पब्लिक लोग के लोग। तो एक दूसरा पहलू भी पूछता हूं, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि इसका कभी भी जवाब एनकाउंटर नहीं हो सकता। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अपने आप में बड़ा लचर दिखाई देता है, लेकिन सिस्टम एज सच मैम, क्योंकि ये बात भी हो रही है कि अगर सिस्टम लोगों की अपेक्षाओं के मुताबिक काम नहीं कर रहा है और उससे इंसाफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक आम आदमी इस हद तक परेशान हो सकता है कि वो अवैध हथियार हाथ में उठा ले। इसको कैसे देखती हैं? उचित नहीं, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। और उसके लिए मतलब आर्म्स एक्ट का केस बनता है। अगर आप हथियार हाथ में ले लेते हैं, आर्म्स एक्ट का केस बनता है। और आप इतना इमोशनल और इतना मतलब इस तरह से होके करते हैं, जो अवैध है वो अवैध है हर किसी के लिए, पब्लिक के लिए भी, नेता के लिए भी, और सबके लिए, हर नागरिक के लिए वो अवैध। तो हथियार उठाना, तो देखिए इतना बड़ा लोकतंत्र है, व्यवस्था बनी हुई है, आप जाइए जनता में अपनी बात कहिए, आप गोली से भी कह सकते हैं। और मैम एक बात और, आप जब सर्व कर रही थी और डिफरेंट गवर्नमेंट्स को आपने आते और जाते हुए देखा होगा, क्या इस मामले में अप्रोच एक ही जैसी होती है कि जो हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, बियॉन्ड अ पॉइंट जो लग रहा है कि ये नहीं फिक्स हो रहा है, उसके लिए क्या एनकाउंटर का क्विक फिक्स होता है क्या? ये आपसे समझूंगा मैं, लेकिन इज्जा यादव जी के पास अभी जाना चाहता हूं। इज्जा यादव जी, हवाला दिया जा रहा है, गया बाराचट्टी का उदाहरण दिया जा रहा है, आशियाना मोड़ का उदाहरण दिया जा रहा है, लालू यादव का राज याद दिलाया जा रहा है और कहा जा रहा है उस जमाने में इन मामलों में क्या हुआ था। देखिए, वो समय आप 20-25 साल पीछे आप जा रहे हैं, और जब भी आज कंटेम्प्रेरी समय में
कुछ भी होता है तो आप हमेशा 20 साल 25 साल चले जाते थे। कानून व्यवस्था हमेशा एक रहती है, और इस तरह का जो एनकाउंटर होता है कि आपने आर्म सरेंडर करा करके गोली मार दी, ये तो गलत है ही, इसकी कोई पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन साथ ही साथ अभी की सरकार जो है उसको ये सोचना चाहिए, सरकार पे ये इल्जाम भी लग रहा है कि जातिवादी करती है एनकाउंटर पे, तो इससे भी सरकार को बचना चाहिए। सामने क्या है, अपराध कितना बढ़ा हुआ है, ये कहने की बात नहीं है, आंकड़े बताते हैं। भले ही लालू प्रसाद यादव जी के समय को लोग बदनाम करते हैं, लेकिन अगर आप आंकड़े मिलाए तो आज जितने जितने अपराध हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, बैंक लूट हो रहा है, उस कंपैरिजन में अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। जबकि उस समय बिहार और झारखंड एक साथ थे, अभी तो आपका झारखंड का पोर्शन हट गया है, आधा बिहार हट गया है। तो आप कह रही है कि मानवाधिकार के मामले में, मानवाधिकार के मामले में या वो जो जंगल राज टैगिंग थी, वो सब एक राजनीतिक विद्वेष के तहत थी। असल में लालू जी या राबड़ी जी के समय जिस तरीके से चीजें चलाई गई, आप समझ रही हैं कि बड़ी आदर्श के करीब थी और उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। इज्जा जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन कुछ एक चीजें यहां पर्सपेक्टिव के लिए और भी सामने रखना चाहता हूं। एनकाउंटर पर बिहार पुलिस ने अपनी गलती बहरहाल मानी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार क्या बोले? अभियुक्त को संभाल नहीं पाए पुलिस वाले, एडीजी ने कहा। भरत को गोली मारने पर एडीजी ने कहा आत्मरक्षा में गोली चलाने का हक है। एडीजी ने यह बात कही कि आत्मरक्षा में गोली चलाई जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से भरत तिवारी को हैंडल किया जाना चाहिए था वैसा पुलिस वाले कर नहीं पाए। अभियुक्त था, उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया और टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे, उनको सस्पेंड किया गया। पुलिस जो है वो आत्मरक्षार्थ गोली चलाती है, वो कानून के तहत एक एक्सेप्शन है, उसमें हमें आत्मरक्षार्थ गोली चलाने का अधिकार दिया गया है। बहरहाल बिहार पुलिस का दावा है कि उसने तो सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है, लेकिन परिवार का सवाल यह है कि जब भरत ने हथियार फेंक ही दिया था, बंदूक फेंक दी थी, तो फिर सेल्फ डिफेंस किस बात का किया जाना था? उसने तो सरेंडर कर दिया था, उस पर गोली क्यों चलाई गई? 17 जून 2026 का वो वीडियो इस समय लोगों के बीच में बहुत देखा दिखाया जा रहा है और इसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि भरत ने सरेंडर कर दिया था, फिर भी उसे गोली मारी गई। आपको दिखाता हूं कि उस वीडियो में क्या क्या दिखाई दे रहा है जो महत्वपूर्ण है। आप इसमें देखेंगे भरत तिवारी और पुलिस आमने सामने नजर आ रहे हैं। इसी वीडियो में आपको आगे दिखाई देगा कि भरत तिवारी के हाथ में पिस्तौल नजर आती है। भरत से पिस्तौल फेंकने के लिए पुलिस कहती है। भरत को यह शक था कि पिस्तौल फेंकते ही उसको गोलियां मार दी जाएंगी, उसका एनकाउंटर हो जाएगा। भरत बार बार कहता है कि मुझे पुलिस पर कोई यकीन नहीं है, लेकिन कुछ देर के संवाद के बाद भरत ने पिस्तौल फेंक दी है। पिस्तौल फेंकते ही भरत के एनकाउंटर का दावा किया जा रहा है। हालांकि तस्वीरों में यह दिखाई देता है कि जब उसने पिस्तौल फेंकी तो पहले एक पुलिस वाले ने जाकर पिस्तौल को अपने कब्जे में लिया, फिर 3-4 पुलिस वाले आए और उसको कंधों से और हाथ से थामकर आगे बढ़ते हुए जाते हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद उसको ले जाया जा रहा था, जब उसका कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि उसने हमला किया और हमने आत्मरक्षा में गोली चला दी। बड़ा सवाल यह है कि भरत के सरेंडर के बाद उसका एनकाउंटर वाली परिस्थितियां क्या बन गई थी कि उसको मारना पड़ा गोली? ऐसी कौन सी स्थिति बन गई थी कि आत्मरक्षा आवश्यक लगने लगी थी और यह अपरिहार्य लगने लगा कि इसको गोली मारना पड़ेगा? यहां यह भी जानना जरूरी है कि एनकाउंटर पर नियम क्या कहते हैं। एनकाउंटर को लेकर नियम क्या है भारतीय कानून में? जैसा अभी डीजीपी मैम, एक्स डीजीपी मैम बता रही थी कि भारतीय कानून में एनकाउंटर का कोई सीधा जिक्र है ही नहीं। आईपीसी की धारा 96 और 100 के तहत सेल्फ डिफेंस का, आत्मरक्षा का अधिकार है और इसीलिए मैम ने यह भी कहा कि जितना आपको है उतना किसी दूसरे पुलिस वाले को है, किसी आम व्यक्ति को है। अगर उसके ऊपर प्राण का संकट आ जाए तो अपने आप को बचाने के लिए वो ये उपाय कर सकता है। एनकाउंटर में मौत पर सुप्रीम कोर्ट एनएचआरसी के नियमों का पालन ये देखा जाता है कि यहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नियमों को देखा जाता है कि उनको फॉलो किया गया कि नहीं किया गया। एनकाउंटर में मौत पर एफआईआर होती है, स्वतंत्र फॉरेंसिक न्यायिक जांचें ये उसमें आवश्यक होती है और ये तमाम बातें ये प्रमाणित करती हैं कि वो स्थितियां परिस्थितियां क्या वाकई ऐसी बन गई थी जहां सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाना आवश्यक हो गया था। फर्जी एनकाउंटर और हिरासत में मौत, ये एक महत्वपूर्ण मसला है।
भारत में पुलिस हिरासत में सालाना औसतन 140 से 170 मौतें होती हैं, कस्टोडियल डेथ। 2000 से 2017 के बीच में देश में 1700 से ज्यादा संदिग्ध फर्जी मुठभेड़ सामने आए हैं। बिहार में पुलिस हिरासत में मौत के 2021 से 26 तक 76 मामले सामने आए हैं और बिहार में 2022 से लेकर 2024 के बीच में 47 पुलिस एनकाउंटर दर्ज किए गए हैं। 47 मामलों में से 92% मामलों में मजिस्ट्रेट जांच लंबित है। 2022 से 2024 के बीच एनकाउंटर में दोष सिद्धि मतलब कन्विक्शन की जिसका एनकाउंटर किया गया, क्या वो वाकई अपराधी था, इसको सिद्ध करने के मामले में जो आंकड़ा है वो सिर्फ 3% का है। मैं ये भी जानना चाहूंगा एक्स डीजीपी मैम के पास जाकर कि क्या ये आंकड़े हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में कुछ इंडिकेट करते हैं निर्मल कौर मैम? यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसको ही सबसे पहले आप उसको ही न्याय दिलाइए, उसी को ट्रायल पे रखिए। वो लोगों को क्या ट्रायल पे रखेगा, पहले उसको खुद ट्रायल की बहुत जरूरत है। जो आंकड़े हैं हमारे आंकड़े तो देखिए एक चीज है, दे आर स्टैटिस्टिक्स एंड लाइज एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, मैनेज स्टैटिस्टिक्स, पर सच भी है जो आप डे टू डे जो देखते हैं अपने आसपास, वो भी एक बात है कि कुछ व्यवस्था ऐसी है कि हम लोग ठीक से प्रोसिक्यूट नहीं हो पा रहा है। क्राइम तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई मतलब मर्डर भी हो रहा है, रेप भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर सही मामले में कितने लोगों को सजा मिली है, कितने मामले में ठीक लोग पकड़ाए गए और उनको पूरा जो सजा मिलनी चाहिए थी कानून के अनुसार उनको मिली है। तुरंत जमानत पे छूट आते। जमानत तो ऐसे हो गई है कि मर्डर वाले की बॉडी अभी जली भी नहीं और पहले जमानत हो गई, एंटीसिपेटरी बेल पे आ गया, जिसपे जो अभियुक्त है, बहुत केसेस में हमने ऐसे देखा, तुरंत जमानत हो जाती है, उसके बाद लड़ते रहिए। सिविल केस की तरह क्रिमिनल चलते हैं, सिविल केस बहुत लंबे चलते हैं, क्रिमिनल उससे भी लंबे चलते हैं। मतलब देखिए जब तो मैम ये जो आप कह रही हैं कि ये ट्रायल पर क्या रखेगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसी को ट्रायल की आवश्यकता है। एक और बात महत्वपूर्ण है, वो भी मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं। खुद को भरत तिवारी का भाई बताने वाले आशीष तिवारी के भाई आशीष तिवारी जो खुद पुलिस की अपनी नौकरी छोड़ने और भरत को इंसाफ दिलाने का दावा कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है सुनिए। इंसाफ मिली भैया, एक हफ्ते के अंदर ना मिली तो इंसाफ हम दिलाएंगे, जबान देता नहीं। पर्सनली वीडियो हमारे बनाई आशीष तिवारी, भरत भूषण के भाई, और दूसरा का भरत भूषण बहुत जल्द खड़ा हुई है। अगर एक हफ्ते के अंदर इंसाफ ना मिला तो गारंटी देते नहीं कि दोहरियाई हम। तो ये कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति बताया जा रहा है कि पुलिस की नौकरी में है और वो बता रहा है कि मैं भाई हूं भरत तिवारी का, और वो ये कह रहा है कि मैं अब इस मामले को लेकर दिल्ली तक जाऊंगा। यहाँ कुछ युवाओं की बाइट्स आपने तब सुनी थी जब हमारे संवाददाता रुपेश उनके साथ बातचीत कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि ये तो युवा जो है अब जाग गया है। क्या ये जो एक मामला है वो बहुत सारी चीजों के बारे में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में, सिस्टम एज सच के बारे में, युवाओं के मन में इस समय घट रही चीजों के बारे में बहुत सारी बातें क्या सरफेस में लाने का काम ये एक इशू कर रहा है, या इस तरीके से इस मामले को देखा जाना केवल ये सियासी लोगों का काम है? हालांकि पूछना है इसमें सियासत से जुड़े हुए लोगों से ही पड़ेगा, लेकिन मैं इसको पद्मा ओझा जी के पास लेकर जाना चाहता हूं। पद्मा ओझा जी, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जन सुराज तो इस मामले को इसलिए उठा रही है क्योंकि खुद प्रशांत किशोर जो हैं वो अगड़ी जाति से आते हैं। यही दुर्भाग्य है हमारे बिहार का, यहाँ की जाति जो है ना वो जाति नहीं है। अगर आप पिछड़ा कर देना, आपने अभी वहां पे युवाओं को सुना कि यहाँ पे कोई जात का बात ही नहीं है, हर जाति के लोग हैं। आज जो वहां पे महापंचायत हुई थी वहां 36 तबके के लोग आए थे। जात तो ये जो बात कही जा रही है, मैम सॉरी टू इंटरवीन, ये जो बात कही जा रही है कि हमने फौरन जांच बिठा दी है, क्या न्यायिक जांच पर भी आपको भरोसा नहीं है? और अगर है तो फिर इसमें सियासत क्यों की जा रही है, सीएम को घेरने की बात क्यों हो रही है? सर ये आपने देखा होगा कि बिहार में एक और घटना घटी थी, नीट छात्रा का मामला, उसके ऊपर भी जांच बैठा दी गई है और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये वही जांच बैठा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है कि आप लोग जांच को कम से कम अंजाम तक तो पहुंचाइए, क्योंकि रिकॉर्ड है, आप ही ने अभी रिकॉर्ड बता रहे थे कि 3% ही जांच कंप्लीट हुए हैं, उसके बाद बाकी 97% जांच कंप्लीट भी नहीं, वो चलते रहते हैं वर्षों 3 साल 4 साल 5 साल चलते रहेंगे। यहाँ पे एक रिटायर्ड
जज को बैठा दिया गया है ताकि वो जितनी लंबी उसको खींच सके वो खींच सकते हैं। नीट छात्र मामला में भी जनसुराज ही है जो पहली बार उनके यहाँ गया, एफआईआर भी नहीं कर रहे थे लोग, अब प्रशांत जी जाकर वहां आवाज उठाए, तब जाके वहां एसआईटी की गठन हुई, उसके बाद सीबीआई के पास गया, अब सीबीआई भी अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है, तो भरोसा कहां से होगा? यही कारण है कि प्रशांत जी ने अल्टीमेट कहा है कि तो ये मैम देखिए इसमें कुछ और बातें सामने आ रही हैं। एनकाउंटर पर बाबा बागेश्वर ने भी सवाल उठाए हैं, जो हुआ वो सही नहीं हुआ। बाबा बागेश्वर ने कहा है मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने भी सवाल उठाए, सामाजिक काम करने वाले को मार दिया गया। तो समाज के अलग अलग वर्गों से आवाजें उठ रही हैं, अलग अलग तरह की आवाजें उठ रही हैं। इस बीच जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि मामले में जांच शुरू हो गई है और अब धीरज धारण करना चाहिए जब तक कि इस मामले में सत्य जांच के आधार पर सामने नहीं आ जाता। लेकिन खुद एनडीए के भीतर से ही विरोध की आवाजें भी उठ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता इसको फेक एनकाउंटर और कोल्ड ब्लडेड मर्डर तक बता रहे हैं। ये मामला सिर्फ एक फेक एनकाउंटर का मामला है या इसकी व्यापकता बहुत ज्यादा बड़ी है और आने वाले दिनों में इस मामला सामने आ जाएगा। बहुत धन्यवाद करता हूं।